तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया था लास्ट क्लास में आपको करने के लिए। ये देखते हैं कैसे होगा एक्सरसाइज पे। आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का एक ऑक्साइड है जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन बाय मास है। डाइऑक्सीजन लिखा हुआ है देखो। अच्छा, ये डाइऑक्सीजन को तुमने O2 तो नहीं लिख दिया था कहीं? यस सर, O2 ही लिया। नहीं, वही गलती कर दी ना, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला में निकालते हुए आपको एटम्स ही लेने हैं। वो लिख दिया उन्होंने डाइऑक्सीजन, तो जस्ट टू कंफ्यूज यू वो इसीलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो थोड़ा। इसके अंदर आपको डाइऑक्सीजन को O2 नहीं लिखना है, क्योंकि डाइऑक्सीजन से फार्मूला थोड़ी बनेगा, फार्मूला तो एटम से ही बनेगा ना। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो सिंगल सिंगल एटम ही लेके सॉल्व करना है। मुझे लग रहा था यही गलती की होगी, वरना निकल जाता, इतना कोई मुश्किल था नहीं है। तो आयरन, ऑक्सीजन, आयरन की परसेंटेज दे रखी है 69.9, इसकी परसेंटेज दे रखी है 30.1। मोलर मास आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो रेशो निकल जाएगा 69.9 डिवाइडेड बाई 56 और 30.1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, कितनी आ जाएंगी वैल्यूज? तो ये आपने रेशो 69.9। वो जो उस फॉर्मूले से निकाली है, मतलब एक परसेंटेज दी होती है, परसेंटेज फॉर्मूले से निकाली है परसेंटेज सर? नहीं, रेशो का ये फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज बाय मोलर मास, एटॉमिक रेशो का फॉर्मूला। ओके सर। ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में भी। 30.16 है, इसको डिवाइड करेंगे, 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये 1.88 आ जाएगा। ठीक है, फिर सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है। तो सिंपलेस्ट रेशो के लिए क्या बताया था, क्या करते हैं, जो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सारे नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड तो करेंगे। 1.25 is the smallest number, तो 1.25 will be divided by 1.25 and 1.88 will also be divided by 1.25 and here we will get 1, here we will get 1.5। अब मैंने बताया था जब 1.5 या कुछ ऐसा फिगर आ जाए जिसको राउंड ऑफ ना किया जा सकता हो, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस हम राउंड ऑफ करते हैं। 0.1 से ज्यादा का डिफरेंस होता है तो वी डू नॉट राउंड ऑफ, वी मल्टीप्लाई बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर। सर नीचे 1.5 कैसे आएगा? 1.88 को डिवाइड करके देख लो, 1.88 को डिवाइड करो 1.25 से, आ रहा है देखो 1.504 आ रहा है। ओके ठीक है, सर। नाउ व्हाट डू वी हैव टू मेक? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई देम बाय अप्रोप्रिएट नंबर। तो 1.5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये होल नंबर बन जाए? किस होल नंबर से ही 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 तो 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कीप द यस रेशो सर। सिमिलर। ये 2 बन जाएगा। तो क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला बना? Fe2O3 फेरिक वेरी गुड, ऑक्साइड। Fe2O3। बस दैट्स इट। इस केस में सर आपको कोई भी पता है क्वेश्चन हो, Fe2O3। हमें हाँ हमेशा बस बोलो बोलो। एटम्स लेने हैं। एग्जैक्टली हमेशा एटम्स लेने हैं, चाहे डाइऑक्सीजन लिखे या कुछ भी लिखे हो, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स का जो सेक्शन है ना, एक्चुअली एलिमेंट मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप। एटम्स लिखना चाहिए। आई थिंक मैंने एटम्स ही लिखा था पहले, ऊपर नहीं एलिमेंट लिख दिया सर था। मैं एलिमेंट्स ही लिखा था। मैं ब्रैकेट में एटम्स लिख देता हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स में आप कंफ्यूज रह सकते हो, बट एटम्स अगर लिखेंगे तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर रहेगी। तो यहाँ पे एटम्स आएंगे, नॉट एलिमेंट्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं असाइनमेंट दूंगा, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूला पे, बट अब बेसिक सिंपल टॉपिक था, इतना तो समझ में आ ही गया है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। अब जो डिफिकल्टी लेवल है वो जब बढ़ेगा तो उसके क्वेश्चन वहीं पे हम देख लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स ओके सर। स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या व्हाट इज अ सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशंस जो बुक में टॉपिक था उसको स्टार्ट करना है। So,
लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन is a homogeneous सर मतलब mixture यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। हाँ of two or more substances। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। अगर उसके अंदर दो चीजें हो, दो सॉल्यूशन हो, और इसके अंदर मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। देखो मैंने वर्ड लिखा सॉल्यूट, सॉल्यूट्स के अंदर मैंने एस लगाया, यानी इट कैन बी मल्टीपल, देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूट। बट मैंने सॉल्वेंट में एस नहीं लगाया, तो देयर कैन ओनली बी अ वन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी मोर देन वन। सॉल्यूट ज्यादा हो सकते हैं एक से, ठीक है। तो फॉर सर मतलब एग्जांपल एक सॉल्वेंट वो वाइन, जिस चीज के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे। यस वो हमेशा एक ही रहेगा। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर हमने एक सॉल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर, सही है। जो शुगर इन वाटर लिखते हैं हम, ताकि ये क्लियर रहे कि क्या सॉल्वेंट है। वाटर जनरली सॉल्वेंट ही होता है वैसे। अगर हम लें ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो सॉल्यूट। सॉल्यूट बताया ना मैंने, मल्टीपल हो सकते हैं, सॉल्वेंट नहीं बढ़ सकता, सॉल्वेंट एक ही रहता है, एक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए आपने लिख दिया शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, तो वाटर के अंदर शुगर एंड सॉल्ट दोनों डाल दी, ये हो गया ट्राइनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर तीन सॉल्यूट आ जाएंगे, चार हो गए ना, क्वाटरनरी का मतलब चार कंपोनेंट है, और एक सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो शुगर प्लस सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस लाइम डाल दिया आपने, नींबू डाल दिया, हम लाइम सोडा बना रहे हैं, मान लो लाइम इन वाटर। तो तीन चीजें डाल दी तुमने वाटर के अंदर, शुगर सॉल्ट और लाइम, ठीक है। तो ये हो गया क्वाटरनरी सोल्यूशन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो मैं समझ में क्या आ रहा है कि सोल्यूट बढ़ सकते हैं, सॉल्वेंट नहीं बढ़ सकते। सर ठीक अगर है, वाटर को किसी चीज में डिसॉल्व करेंगे, किसी लिक्विड में। तो जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसे जनरली सॉल्वेंट माना जाता है, लेकिन ये ना थोड़ी सी लूज डेफिनेशन है। वाटर को किसी भी चीज में डिसॉल्व करते हैं ना, चाहे वाटर क्वांटिटी में कम ही क्यों ना हो, हम वाटर को सॉल्वेंट ही मानते हैं। बट इन आइडियल कंडीशंस जो चीज ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट मानी जाती है, जो कम होती है उसे सोल्यूट बोला जाता है, ठीक है। आइडियली ऐसा होता है, सर जैसे लेकिन कि वाटर, एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या सॉल्वेंट हाँ सॉल्यूट लेंगे? हाँ, अब हालांकि देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। अगर तुम्हारे पास 10 ml HCl था और इसको तुम डाइल्यूट करके कर देते हो 50 ml, वाटर से डाइल्यूट करके 50 ml कर देते हो, तो ये तुम्हें कितना H2O डालना पड़ेगा इसके लिए? 40 ml H2O डालना पड़ेगा ना, यस है सर। ना। तो इस केस में तो बहुत क्लियर है कि जो H2O है वो आपका सॉल्वेंट है ना, क्योंकि H2O सर ज्यादा पर है। ये नहीं कहते कि वाटर, मतलब वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर तो मना हाँ करते हैं ना। वो तो करने का तरीका है, लेकिन क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है उसे ही सॉल्वेंट बोलेंगे ना। लेकिन इस केस में बताता हूँ, देखो उल्टा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें सिर्फ 5 ml पानी डालूं और इसे कितना बना दूं, मैं 15 ml बना दूं, सही है। तो अभी क्या चीज ज्यादा है सोल्यूशन यस के सर। अंदर जो फाइनल बना, इसमें एसिड। एसिड ज्यादा है ना। यस लेकिन सर। अभी भी जो वाटर है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो वाटर एक ऐसी चीज है जिसको जनरली सॉल्वेंट ही कंसिडर किया जाता है, चाहे वो कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई रैंडम चीजें होती हैं, वाटर ना होता, कोई भी दो रैंडम लिक्विड्स होते, तो जो ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट मान लेते। लेकिन जब भी वाटर इन्वॉल्व होता है ना, तो वाटर को हम सॉल्वेंट ही बोलते हैं, चाहे वो कम हो या चाहे वो ज्यादा हो। और जो बात ओके तुमने सर। कही कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है,
एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, वो तो सिर्फ डाइल्यूट करने का तरीका है, उससे हमारे इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि क्या चीज सॉल्वेंट है, किसको किसके अंदर डाल रहे हैं। वो तो इस तुम्हें पता है ना क्यों डालते हैं, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट यस रिलीज हो सर, जाती है यस बहुत, सर। है ना। वो तो उसका रीजन है, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज सॉल्वेंट होगी क्या सोल्यूशन ओके होगा, सर। सोल्यूट होगा। आई बात समझ में। तो सर बात कहने का यस मतलब सर। ये है कि वाटर को एज अ सॉल्वेंट ही कंसिडर किया जाता है जहां भी वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है, इवन इफ इट इज इन द लेसर क्वांटिटी कंपेयर टू द अदर थिंग। नाउ सर अगर हम किसी दो लिक्विड को सेम हम्म क्वांटिटी में डालेंगे तो कौन सा सॉल्यूट और हम्म सॉल्वेंट होगा? फिर किसी को भी कंसिडर कर सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, किसी को भी आप सोल्यूट कंसिडर कर सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट। अगर वाटर नहीं है, दो रैंडम लिक्विड है और दोनों इक्वल क्वांटिटी में, तो यू कैन कंसिडर एनीथिंग अ सोल्यूट और एनीथिंग अ सॉल्वेंट। अगर प्रेफरेबली ऐसा है कि एक चीज सॉलिड है एक लिक्विड है और दोनों इक्वल क्वांटिटी में, यानी दोनों का मास बराबर है या वॉल्यूम बराबर है, तो लिक्विड को जनरली सॉल्वेंट मानते हैं और सॉलिड को सोल्यूट मानते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लिक्विड्स हैं ठीक है तो सर, फिर किसी को भी ले सकते हो सोल्यूट, किसी को भी ले सकते हो सॉल्वेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ठीक है सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ये टॉपिक ऐसा है जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है नाइन्थ के अंदर, थोड़ा सा पढ़ा था नाइन्थ में, लेकिन मुझे लगता नहीं याद होगा आप, बहुत माइनर इंट्रोडक्शन था इसका। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बेसिकली है क्या, कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, एक कंटेनर है मान लो, ठीक है, इसके अंदर तुमने सॉल्वेंट डाल दिया फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट यानी तुम्हें पता है इसके अंदर कितना वॉल्यूम है इसका या कितना मास है, ठीक है, वाटर डाल दिया फिक्स्ड अमाउंट में, 1 लीटर या 1 kg कुछ भी बोल लीजिए, 1 लीटर H2O डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितना सॉल्यूट डालूंगा मैं ऊपर से, सॉल्यूट का कितना अमाउंट इसके अंदर डालूंगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोर सॉल्यूट मोर कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है सिंपली। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड as the amount of solute dissolved in a fixed amount of solution or solvent, fixed amount of solvent या fixed amount of solution के अंदर dissolve कितना किया जा सकता है at a specific temperature, ये मेंशन करना जरूरी है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर सर टेम्परेचर बढ़ाया, एसटीपी। नहीं एसटीपी नहीं, स्पेसिफिक का मतलब है कोई भी फिक्स्ड, बस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ या घट जाती है चीजों की, तो इसी वजह से टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए कि इस टेम्परेचर पे है ये। अब जरूरी नहीं है वो एसटीपी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है एसटीपी, ठीक है। यस सर। सो दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें मेथड्स कौन कौन से, पहले मैं लिस्ट कर देता हूँ एक बार। परसेंटेज मेथड है, मोल फ्रैक्शन है,
मोलैरिटी है, मोलालिटी है। देखो ये अलग अलग है, सेम मत ध्यान से देखना। मोलालिटी है, एक मोलैरिटी है, एक में आर है, एक में एल है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना एक बुक में वैसे ये 4 ही दे रखे हैं डिटेल में, लेकिन मैं एक बढ़ा देता हूँ जिसके क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन, ये बुक में ना इसका क्वेश्चन दिया है लेकिन टॉपिक नहीं दिया हुआ। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं अक्षर आवाज नहीं आई। नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। ठीक। और एक और मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा जो बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके प्रैक्टिकल का जो वो पार्ट है ना, जो थ्योरी पार्ट में तो नहीं आता लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में आता है, नॉर्मैलिटी। ये मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, इसके अलावा भी होते हैं, बट वी विल डू जस्ट दीज 6 फॉर नाउ। इसके अलावा हम देखेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो वो भी कर सर प्रैक्टिकल का और थ्योरी का एग्जाम अलग अलग होगा या? लेंगे। मेथड्स देख रहे हैं हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के। मेथड्स का मतलब क्या है? देखो, कंसंट्रेशन बेसिकली ये बताता है कि किस चीज में कितना अमाउंट है किसी चीज का, ठीक है। मेथड्स कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के अलग अलग हैं, कई तरीके से बताया जा सकता है कंसंट्रेशन को। जैसे दूध का जो है वेट भी बताया जा सकता है, वॉल्यूम भी बताया जा सकता है। इसी तरीके से किसी चीज की कंसंट्रेशन परसेंटेज की फॉर्म में बताई जा सकती है, पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। ये 6 तरीके से बताई जा सकती है। 6 के अलावा भी तरीके होते हैं, बट अभी हमारे 11th और 12th क्लास के हिसाब से, या इंपॉर्टेंस, जनरल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो यूज होते हैं कॉमनली, उसमें यही है। ठीक है। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो रेयरली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के अंदर बेसिकली क्या है? अच्छा, मैं एक चीज वो कर दूं जरा क्लियर। इन सभी के अंदर सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और सॉल्यूशन को SOL लिखकर रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं लिखना चाहता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं ऐसे लिखूंगा। मास के लिए सिंबल होता है W, अभी यूज करा हमने W, और क्योंकि सॉल्यूट का मास है तो मैं सबस्क्रिप्ट में B लगा दूं। अगर मुझे लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दूंगा? W के मैं सबस्क्रिप्ट में A लगा दूंगा। WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे लिखना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास के लिए कैपिटल M यूज करते थे हम, और क्योंकि ये सॉल्वेंट का मोलर मास है तो सबस्क्रिप्ट में A लगा दूंगा। ठीक है। अगर मुझे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम के लिए V सिंबल यूज करते हैं, और सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट में? SOL। तो V के नीचे अगर SOL लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंबल्स क्लियर है, आई होप। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब यस सर। परसेंटेज मेथड क्या है देखिए। यस सर। परसेंटेज मेथड के अंदर 3 टाइप है। पार्ट ए, मास परसेंट। मास परसेंट को W/W% भी बोला जाता है, जिसके अंदर न्यूमरेटर में हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि ये परसेंटेज है तो इनटू 100 हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। मास ऑफ सॉल्यूट, मास के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? W। सॉल्यूट का मास है तो सबस्क्रिप्ट में क्या लगाएंगे? B। तो WB। मास ऑफ सॉल्यूशन WSOL इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया आपका W/W परसेंटेज का। यही यूज की जाती है मोस्टली। इसके अलावा मैं 2 और कराऊंगा। B, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में दोनों चीजों का वॉल्यूम यूज किया जाएगा, लेकिन ये रेयरली इस्तेमाल होती है। तो वॉल्यूम परसेंट को V/V% बोला जाता है। अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा फिर से,
तो बेसिकली ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट VB, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V sol into 100। ठीक है, क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। C मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम नाम से ही पता लग रहा है क्या है, W/V%। तो न्यूमरेटर में मास लोगे, यानी सोल्यूट का मास लोगे, और सोल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। इसका उल्टा नहीं किया जाता, यानी सोल्यूट का वॉल्यूम और सोल्यूशन का मास जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मोस्ट मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ओवरऑल सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसका उल्टा नहीं किया जाता। तो ये 3 मेथड हो गए आपके, ठीक है, मास परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट को मास बाय मास भी बोला जाता है कई बार, और वॉल्यूम परसेंट को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोला जाता है। ठीक है, वो देख के समझ में आ रहा होगा क्यों बोला जाता है। अब समझ लो इसको यूज कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, अगर आया तो इसमें कुछ नहीं है करने का। इम्प्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज दे रखी है, इम्प्लाइंग W/W%, मास बाय मास परसेंट अगर आपको दे रखी है तो उसे इम्प्लाई कैसे करेंगे। इम्प्लाई करने का मतलब क्या है, अगर आप कहीं पे लिख के दे रखा है 5% बाय मास NaOH aqueous solution, 5% बाय मास NaOH aqueous solution लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है। इस बात का aqueous AQ का मतलब समझते हो ना, ये 10th क्लास में कर लिया होगा। NaOH ब्रैकेट में AQ लिखा है तो NaOH का aqueous solution है। सो दिस इम्प्लाइज 5% का मतलब क्या होता है, 5 out of 100। सो दिस इम्प्लाइज 5 ग्राम solute in 100 ग्राम solution। 5 ग्राम solute in 100 ग्राम solution। क्यों करा मैंने ये, देखो न्यूमरेटर में मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखो लेफ्ट साइड पे। न्यूमरेटर में क्या था, सोल्यूट, और नीचे क्या था, सोल्यूशन। तो ये सोल्यूट को ले लिया मैंने 5 ग्राम, क्योंकि 5% था, और आउट ऑफ कितना होता है परसेंटेज, 100, तो सोल्यूशन के मास को ले लिया 100। तो कोई भी मास परसेंटेज इंप्लाई करोगे, सोल्यूशन तो वैसे भी हमेशा 100 ही आएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल एक देख लो, अगर लिखा है कहीं पे 0.2% बाय मास, अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं एक चीज लिख दूं। अब इस इम्प्लीकेशन से आप क्या निकाल सकते हो, आपको पता लग गया मास ऑफ सोल्यूट WB 5 ग्राम है, और आपको क्या पता लग गया, W सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है, और आपको क्या पता लग गया, WA मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 100 में से 5 को माइनस कर दो, 95 ग्राम। तो ये 3 चीजें पता लगा ली आपने इसी से। ठीक है, और ये भी और क्या पता लगा सकते हो, 2 चीज और पता लगा सकते हो इसी लाइन से, इस 5% से तो नहीं, बट ये जो लाइन लिखी हुई है इसका यूज करके 2 चीज और बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, क्या चीज सॉल्वेंट सोल्यूट है, क्या चीज सॉल्वेंट है, और क्या चीज सोल्यूट है। यानी अगर मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूँ और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहूँ तो कितना कितना होगा। सोल्यूट क्या है, कोई बता सकता है जल्दी से। सो सोल्यूट सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नहीं खाली, पूरा सोल्यूट होगा ना, यस सोडियम सर। हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व है तो सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया। एक्वस वाटर। सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। तो मोलर मास किसका निकालेंगे हम, मोलर मास निकालेंगे NaOH का। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में NaOH आगे लिख देता हूँ ताकि याद रहे क्या है। तो 23 Na का, O का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आया 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया तुम्हारा NaOH का मोलर मास। ठीक है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई। यस सर। तो तुम अगर ध्यान से देखो, तुम्हारी जो ये एक लाइन थी, दिस वन लाइन, ये जो मैं येलो से दोबारा से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दिस वन लाइन गेव यू दीज 4 थिंग्स, राइट।
यस सर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला लगाकर परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप बच्चे नहीं हो जो इतना इजी क्वेश्चन देंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। क्वेश्चन में यूज होता है ये इम्प्लाई करने वाली चीज। अब ये निकाल के कहाँ यूज करेंगे, मैंने और बताया ना, और मेथड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के। तो ये क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज दे देते हैं, उससे दूसरा मेथड यूज करके निकालो, कोई और फॉर्म निकालो कॉन्सेंट्रेशन की। तो कैसे करेंगे वो अब आगे देखते हैं। तो आई होप first method, the percentage method is clear, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया परसेंटेज मेथड। अब अगला मेथड देख लो, सेकंड मेथड जो है इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट with respect to total number of moles in solution, और या फिर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल यूज करते हैं हम x, ठीक है। इसके लिए सिंबल x, एक्चुअली x नहीं होता ये सिंबल जो है ना, x ये होता है इंग्लिश लेटर, दिस इज x। अगर हम ऐसे करके बनाते हैं ना, ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसे पढ़ते हैं काई, CHI, इसको पढ़ा जाता है काई, ठीक है। तो मैं x ही की तरह से लिखूंगा, x भी पढ़ सकते हो तुम, लेकिन इसे एक्चुअल में पढ़ते हैं काई, ठीक है। रिमेंबर दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज काई। नाउ अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, अच्छा मोल फ्रैक्शन जो है ना, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकाला जा सकता है। ये थोड़ी अलग सी चीज है, क्योंकि ये सोल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है ये वाला सिर्फ मोल फ्रैक्शन। ये अगर दो गैसेस का मिक्सचर है उसमें भी एप्लीकेबल है, दो सॉलिड्स का मिक्सचर है उसमें भी एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड और गैस का मिक्सचर है, हर जगह एप्लीकेबल है। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मुझे निकालना है, वो देखो कैसे निकलेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए हम लगाएंगे काई के नीचे बी लगा देंगे, क्योंकि सोल्यूट का निकाल। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, तो काई बी कैसे लिखा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन, और सोल्यूट के हैं ऊपर तो बी लग जाएगा, नीचे फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। So this becomes your formula. Now, if I expand this formula further, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होता है, या वॉल्यूम अपॉन 22.4 के इक्वल होता है, या n अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल होता है। यही तीन फॉर्मूलाज थे नंबर ऑफ मोल्स के, करेक्ट? हाँ जी, यही किया था अक्षत, हार्दिक। यस सर। तो मैं इस नंबर ऑफ मोल्स को, हर नंबर ऑफ मोल को ओपन कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? मास ऑफ सोल्यूट। मैं सिर्फ ये वाला यूज कर रहा हूँ, इसमें से तीन फॉर्मूला थे, मैं इसमें से डब्ल्यू अपॉन एम वाला यूज करूंगा बस। तो एन बी को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फिर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगेन, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हमने सबसे पहला वाला फॉर्मूला ले लिया। हाँ, सर ये समझ नहीं ये आया, जो एक बार लिखा हुआ है दोबारा ना, बता दो। देखो मेन फॉर्मूला ये है जो अभी मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो उसको बोलते हैं काई बी, ठीक है। काई बी सर निकालने के मतलब लिए न्यूमरेटर, सॉल्यूट में कितने मोल्स है? हाँ सोल्यूट में कितने मोल्स हैं कंपेयर्ड टू सोल्यूशन,
तो नीचे ऊपर सिर्फ सोल्यूट के Okay, मोल्स sir. आएंगे, नीचे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स का सम आएगा। तो देखो इसी को मैंने इसी फॉर्मूला को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। तो क्या लिखा ऊपर मैंने, सोल्यूट के मोल्स, नीचे सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल। ठीक है भाई? हाँ अक्षर, इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर, यस सर। अब उसके बाद इसी फॉर्मूला को जब मैंने ओपन करा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एनबी को ओपन करके क्या लिख सकता हूँ मैं, WB अपॉन MB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एनबी क्या है, Yes, नंबर sir. ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और WBMB क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला था ना, ये जो हमने मोलारिटी में करा, वो करा था मोल कॉन्सेप्ट में, उसी फॉर्मूला को लगाया मैंने। सिमिलरली देखो Na को, ये जो Na है इसको मैं WA अपॉन MA लिख सकता हूँ, सॉरी MB लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पे, MA ये लिख सकता हूँ है अक्षत? Yes, sir. तो बस यही किया है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब अक्षत तुम जरा ये मुझे बताओ, ये तो निकाला था मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है? अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर में? क्या आएगा सॉल्वेंट निकालने के लिए? Same number of moles of solvent. हाँ वेरी गुड, बहुत आसान है। नंबर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे काई ए एक्स ए, ऊपर एन ए आएगा और नीचे वही आएगा Na प्लस NB, नीचे टोटल ही आते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के लिए बन गया। इसको भी ओपन कर सकते हैं जैसे पहले करा था। तो काई ए क्या बन जाएगा, WA अपॉन MA अपॉन में WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। सही है भाई? कोई डाउट तो नहीं है दोनों? No, sir. No, sir. भाई आज, अच्छा बस एक चीज देख लो, आज मैं लेकिन इतना ही कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स में अगली क्लास में ही कराऊंगा इसके। ठीक है, आज और ज्यादा थोड़ा सा मुझे जाना पड़ रहा है, सर कॉल आ वैसे गई हम है। वॉल्यूम वाला यूज कर सकते हैं किसमें? सर? जैसे आपने इसमें वो मास की वाला यूज किया है ना, मास अपॉन में हाँ मोलर मास। नहीं, वॉल्यूम वाला, सर इसकी जगह वॉल्यूम वाला तब यूज कर वॉल्यूम। सकते हैं अगर गैसेस हो, गैसेस हो तब, STP पे गैसेस हो, लेकिन यहाँ तो लिक्विड्स होंगे ना जनरली सॉल्यूशन में, तो इसलिए यूज नहीं किया यस जाता। सर, ओके सर। ठीक है, चलो अभी पिछला रिवाइज करना, इसके क्वेश्चन में अगली क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है भाई? यस सर। ओके।